बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स का चैप्टर डायनामिक्स 2 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन डिटेल। और इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं वो भी कवर करेंगे। और मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। एक छोटी सी बात कि अगर आप वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली देखेंगे तो इन तीनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस और दी मिसअंडरस्टैंडिंग जो स्टूडेंट के माइंड में पाई जाती हैं वो क्लियर हो जाएंगी और आप कॉन्फिडेंटली इंशाल्लाह एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कंप्लीट आज पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम हमारे पास होता क्या है? इक्विलिब्रियम लिटरेचर में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ठहराव, किसी चीज़ पे ना ठहराव का आ जाना। तो फिज़िक्स के अंदर और केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम होता है। फिज़िक्स के अंदर इक्विलिब्रियम होता है जब आपके पास नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर भी ज़ीरो हो जाए और नेट टॉर्क भी उस बॉडी के ऊपर ज़ीरो हो जाए। व्हेन देयर इज़ नो नेट फोर्स एंड नो नेट टॉर्क द बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कैलकुलेटर है, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब इसका वेट डाउनवर्ड नीचे लग रहा है और ये जो टेबल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस बॉडी के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रही है। जिसको अगर मैं दिखाऊं साइड से ऐसे, तो ये टेबल है, ये इसके ऊपर कैलकुलेटर पड़ा हुआ था, वेट इसका नीचे लग रहा था ऐसे, जबकि इस बॉडी का जो रिएक्शन है वो ऐसे अपवर्ड लग रहा था। ये दोनों अब बैलेंस थे, अब ये ना ही मूव नहीं कर रही, ठीक है। तो ये हो गई इक्विलिब्रियम के अंदर। यानी ये जो अब कैलकुलेटर है या ये जो पेन मेरा पड़ा हुआ है, इस ये बुक जो पड़ी हुई है, मेरे नोटबुक पड़ी हुई है इस टेबल के ऊपर, ये भी इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन दोनों बातें, व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स एंड नो नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तब आप कहेंगे कि ये जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इक्विलिब्रियम की अब काफ़ी टाइप्स भी होती हैं। स्टेट उसकी टाइप्स में आ जाता है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम और कंप्लीट इक्विलिब्रियम भी एक टर्म है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो के अंदर। अच्छा, अब ये ना स्टैटिक और डायनामिक समझाई तो इस टॉपिक के बाद भी जा सकती हैं, बट आई प्रेफर कि आप ना कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पहले समझें। जब आप कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम समझेंगे तो फिर जब मैं स्टैटिक और डायनामिक को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। एक ही बात वो बार बार मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं कि फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन, जबकि टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करता है चेंज इन रोटेशनल मोशन। ये बात आप याद रखें। और अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ज़ीरो हो जाए या नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तब आप उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं एट रेस्ट या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी नो नेट फोर्स। ये पहली वाली बात हो गई। और जो दूसरी वाली बात थी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला टॉर्क या नेट टॉर्क जीरो हो जाए देन द बॉडी इज सेट टू बी, या आप कहेंगे कि वो रोटेट नहीं कर रही क्योंकि नेट टॉर्क नहीं है उसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल रुका हुआ पंखा, यानी पंखा अब चल नहीं रहा, रुका हुआ है, तो ये उसकी पहली कंडीशन में आएगा, इट विल नॉट रोटेट। या और विल रोटेट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी यानी रोटेशनल वेलोसिटी की बात कर रहा है, या वो एक ही वेलोसिटी से घूमना शुरू कर दे, यानी कांस्टेंट एक स्पीड पे वो चल रहा हो, तब भी आप उसको कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। ये वाली बात सेकंड आ गई, ठीक है। एक और एमसीक्यू बस, ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस थी जो मैंने मार्क की हुई हैं, ये भी याद रख लें। दो एमसीक्यूज थे, वो भी हो गए, एक डेफिनेशन भी हो गई। अब आते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये लॉन्ग का टॉपिक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन, राइट एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और बेसिकली देयर आर two conditions of equilibrium, first condition of equilibrium and the second condition of equilibrium। तो हम दोनों समझते हैं, ये लॉन्ग का टॉपिक है और मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा कि एग्जाम में आपने इसको कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है जी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है
इन्होंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अंदाज से ना एक्सप्लेन किया हुआ है, IBRIUM, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा ना डिफरेंट और डिफ़िकल्ट अंदाज से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं बहुत ही आसान और ईजीएस्ट वे और एग्ज़ाम में जो लिखने वाला है वो उस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है व्हेन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। बस ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। इतनी सी बात फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यानी एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि अगर उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस, तमाम फोर्सेस, या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ एफ का मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके भी ना फर्दर दो केस बनते हैं। मैं लाइन लगाता हूँ, दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। एक मेरे पास बॉडी है ऐसे और एक बॉडी भी है ये। अब इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है डाउनवर्ड और इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है जी अपवर्ड, ठीक है। दो फोर्सेस लग रही हैं। ये है मेरे पास F1, ये है जी F2। इस बॉडी के ऊपर राइट लेफ्ट से फोर्स लग रही है, एक इधर और एक लग रही है जी फोर्स इधर। ये F1 है और ये आपकी है जी F2। अब इसके केस के लिए आपका होगा सम ऑफ f ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो और वर्टिकल फोर्सेस के लिए होगा समेशन ऑफ एफ वाई यानी वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। ये याद रखिएगा, ये हम जब न्यूमेरिकल तरेंगे ना तो अब तब आपको मेरा ये समझाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ आएगा। और मैं कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो अप्रूव्ड और वैलिडेट होता है इन द एग्ज़ाम और वो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, यानी न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको बड़ा अच्छा समझ आता है। अब चलें ज़रा इसको अप्लाई करते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो और एक कन्वेंशन है अगेन, राइट वाली फोर्स को पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट वाली फोर्स को नेगेटिव लेना है। तो F1 माइनस F2 इक्वल टू ज़ीरो यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी करेंगे प्लस ही, यानी अगर इसको मैं दोबारा लिखूं तो ये इसका मतलब था F1 प्लस नेगेटिव ऑफ F2, ठीक है। ये था इसका मतलब इक्वल टू ज़ीरो। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा अप्लाई हो गया फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में भी हॉरिजॉन्टल के ऊपर। और अगर यही वर्टिकल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वर्टिकल के लिए आपने याद रखना है कि अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड होता है, यानी F2 प्लस और नेगेटिव ऑफ F1 लेना है इक्वल टू ज़ीरो होगा। यानी समेशन ऑफ Fy इक्वल टू ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और ये तब इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये जब ज़ीरो आ जाए यानी ये दोनों अगर बराबर होंगे तभी कटेंगे ना, इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यानी समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू अगर ज़ीरो हो जाए तब भी आप कहेंगे, अगर ये केस भी हो तब भी आप कहेंगे द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये याद रखना है आपने। अब जो बॉडीज़ है ना ये इसकी जेनेरिक इंफॉर्मेशन थी, डेफिनेशन भी थी और इंफॉर्मेशन भी थी। अब जब आपसे स्पेसिफिकली वो पूछेगा तो आप उसको कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। और इन दोनों का जो ओवरऑल है वो ये लाइन है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो यानी लीनियर फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। समझाने के लिए हमेशा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई लिए जाते हैं। अब ये भी आप कर सकते थे और ये भी कह सकते थे F1 इक्वल टू F2, ये भी कह सकते थे कि F2 इक्वल टू F1, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंप्लीट हुआ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि एक रेलिवेंसी रहे। और इन्होंने क्या किया है, एक बॉडी के ऊपर इस तरह डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर फोर्सेस लेनी और उनको फिर जब ऐड किया तो नेट फोर्स जो था वो आपके पास जो फाइनल फोर्स थी वो वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ गई, यानी नेट फोर्स थी ही नहीं, वो ज़ीरो है, ठीक है। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हेड टू टेल रूल से जब इनको ऐड किया है तो नेट फोर्स तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट आप ये भी लिख सकते हैं, है ये भी वही है। देखें व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड मैथमेटिकली इफ एफ ऑफ नेट इज द सम ऑफ फोर्स, और उसको आपने किया सम किया इक्वल टू अगर ज़ीरो आ जाए। नीचे भी यही लिखा हुआ है एफ नेट इक्वल टू ज़ीरो और यही बात इन्होंने इसमें भी लिखी हुई है। घुमा घुमा के बस एक ही बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप लिख दें और आप फिगर बना दें। फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपने याद रखनी है। फिगर के बगैर आपका ये माना ही नहीं जाएगा वैलिड आंसर, क्योंकि फिगर बनाएंगे तो आप उसको बताएंगे कि ये फोर्सेस थी और आपने अगर ये वाली बनाते हैं तो आप उसको दिखाएंगे कि ये देखें फाइनल फोर्स यहीं पे आ गई। अब बच्चों से ना ये वाली बनती नहीं, यानी ये सारी फोर्सेस को जब आप रख के ऐड करते हैं तो आपके फाइनल फोर्स इधर वापस उसकी टेल के ऊपर ही नहीं आती, इनिशियल के ऊपर। तो इसलिए मैंने कहा कि आप इसकी ये वाली फॉर्म भी लिख सकते हैं, ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और समझने के लिहाज से आसान है, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो आपने उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में तोड़ना होगा, फिर आप ये इसकी अलग-अलग कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ते हैं जी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और वो भी मैं इसी तरह ही लिख लेता हूँ। अच्छा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? व्हेन द नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। ठीक है, व्हेन द नेट टॉर्क या सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। ये लाइन है जिस तरह यहाँ पे थी ना, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो। सेकंड कंडीशन में सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसकी कंडीशन इसको बना भी लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक वेज पे पड़ी हुई है इस तरह। ठीक है, इधर भी एक फोर्स लग रही है ऐसे F1, इधर भी एक फोर्स लग रही है जी F2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरे पास R1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है जी R2। ठीक है, अब ये फोर्स इसको कैसे घुमा रही है? क्लॉकवाइज। ये फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रही है, जो अभी पिछली वीडियो में हमने सीखा था। और ये जो फोर्स है, ये देखें, ये फोर्स इस तरफ से लग रही है ना, जब आप इसको करेंगे तो ये बॉडी को देखें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाएगी ऐसे, ये जब इधर से फोर्स लगाएंगे ऐसे तो ये इसको ऐसे घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो फोर्स है ये इसको ऐसे घुमाएगी क्लॉकवाइज। तो ये जब फोर्स इसको ऐसे घुमाएगी, इधर मैं लिख देता हूँ कि इसने इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दिया है CW, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। ठीक है, अब अगर ये दोनों टॉर्क्स बराबर हैं, अगर ये दोनों टॉर्क्स बराबर हैं तो ये झूला, अगर ये जो स्विंग है, ये जो प्लैंक है, ये बिल्कुल ऐसे ही अपनी इधर ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगा, ना ही ये इस तरफ गिरेगा ना ही ये इस तरफ गिरेगा। समझ आ रही है आपको बात? फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ऐसे होल्ड कर लूँ, ये देखें, अब मैंने 2 उंगलियां इसलिए ली ताकि मैं इसको होल्ड कर सकूँ। ये अब ये बिल्कुल, ये देखें, ये एग्जाम्पल क्रिएट हो गई। ये वेज से मैंने इसको पकड़ लिया। अब इस साइड वाला जो फोर्स लग रही थी ना, वो इसको इधर घुमा रही है, और इस साइड पे जो फोर्स लग रही थी वो इसको इस तरफ फेंक रही है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं इसलिए नहीं गिर रहा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा अनबैलेंस करता हूँ ऐसे, ये देखें, तो ये देखें ये इस तरफ गिर गया है। ये देखें, फिर से देखें, मैंने अगर इसको थोड़ा सा इधर किया है तो ये इस तरफ गिर गया, देखें ये इस तरफ झुक गया। समझ आ रही है? और अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ तो ये इस तरफ गिरेगा। समझ आई? तो जब आपका क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क बराबर हो तो इट कैन स्टैंड स्टिल विदाउट रोटेशन, ये बात याद रखिएगा। और द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये याद रखें। अब इसके ऊपर कैसे, इसी तरह ये जो मैंने अप्लाई किया था वो कैसे करना है, मैंने आपको सिखाया था कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आपने पॉजिटिव लेना है। ये हमने कन्वेंशन देखी थी, फिर दिखा देता हूँ। ये कन्वेंशन इसी बुक में प्रीवियस वीडियो मैंने आपको दिखाई थी कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज़ टेकन एज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ये जो है ये पॉजिटिव होगा, और ये इसकी जो वैल्यू जो भी होगी वो नेगेटिव होगी। ये मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। यानी इधर से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा F2 की वजह से वो होगा जी टॉर्क 2, और ये होगा प्लस माइनस टॉर्क 1 इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ ऑल द टॉर्क, ये वाली कंडीशन लगाई है, सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब ये एक बॉडी है, इसके ऊपर 2 टॉर्क लग रहे हैं, इक्वल टू 0, तो यानी सम ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू 0। सो आप कहेंगे दिस बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये लिखनी है आपने, लाइन लिख लें अपने पास नोट्स में। दिस बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, ये याद रखनी है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, उसके ऊपर उसकी कंडीशन लगा के देखेंगे ना ये वाली, तब आप कह सकते हैं कि हाँ ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट और सेकंड दोनों के अकॉर्डिंगली, फिर होगा। ठीक है, लेकिन दोनों की ये कंडीशन लगाएंगे फिर कह सकते हैं, बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में के मुताबिक इक्विलिब्रियम में है या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम में, ये भी चेक करना होता है आपने। डायरेक्टली इक्विलिब्रियम नहीं कहना, चेक करना है। फिर से बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम में है या सेकंड कंडीशन के मुताबिक ये इक्विलिब्रियम में है, ये बात आपने याद रखनी है। और जो बॉडी, फिर से बताता हूँ, और जो बॉडी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन दोनों के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम में हो, उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ये भी नोट कर लें, उस बॉडी को कहते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0, और
सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो, यानी सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो, तब उस बॉडी को कहेंगे देन द बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ये भी याद रखिएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम में हो तो सेकंड के मुताबिक भी हो, ये याद रखें, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, चलें, कि अगर कहते हैं तो लिखता भी हूँ, बल्कि एक ऐसी एग्जांपल जिसमें बस एग्ज़ाम में ये चीज़ आपने इतना ही लिखना है, लेकिन जो सपोर्टिंग लाइंस है वो मैंने जो आपको डिक्टेट करा था वो लिखनी है, ठीक है, तब आपका लॉन्ग कंप्लीट होगा। और यही फिगर आप बस बना दें, कंप्लीट है ये आपका। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूँ कि जिसमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन तो इक्विलिब्रियम में हो, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, ये तो सेटिस्फाई करे, लेकिन सम ऑफ ऑल द टॉर्स इक्वल टू ज़ीरो ये सेटिस्फाई ना करे। एक ये कंडीशन बता देता हूँ, और एक बता देता हूँ कि यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो सेटिस्फाई ना करे, लेकिन सम ऑफ ऑल द टॉर्स इक्वल टू ज़ीरो हो, ये सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब जब ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो हो और टॉर्स इक्वल टू ज़ीरो ना हो, ठीक है, ये वो कंडीशन होगी कि अब पंखा है, देखें पंखा आपका लटका हुआ है अपने वेट के साथ, ठीक है, ऐसे, ये एक फ़ैन है, सही है। अब ये फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये ऊपर से इसके ऊपर जो स्ट्रिंग या लटकाया हुआ है और इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, ये ऊपर, ये अब इक्विलिब्रियम है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ना ही ये नीचे आ रहा है ना ही ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक बात, अब ये घूम रहा है लेकिन ये एक्सेलरेट कर रहा है, कभी इसकी एक बंदा डिमर के पास खड़ा होकर कभी इसकी हवा आहिस्ता कर देता है, यानी कभी आहिस्ता हो रहा है कभी तेज हो रहा है, ठीक है। अब ये फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन सेकंड के मुताबिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जांपल थी इसकी। अच्छा, अब देखते हैं कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई ना हो लेकिन सेकंड कंडीशन हो, वो भी इसी तरह ही चले, मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये है कि फॉर एग्जांपल पंखा अब एक ही स्पीड से चल रहा है, एक स्पीड आपने डिमर पे सेट कर दी, अब वो एक ही स्पीड से ना घूम ही जा रहा है बस, तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल द टॉर्स या नो नेट रोटेशनल फोर्स तो नहीं लग रही ना, इसलिए वो एक ही स्पीड से एक ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव करे तब भी टॉर्क जो है वो ज़ीरो ही होगा, नेट टॉर्क, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो, सेकंड कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। अब फर्स्ट कंडीशन कब सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि खुदा ना खास्ता ये पंखा जो है उस केस में थोड़ी सी देर में कि ये पंखा ऊपर से खुल जाए और ये गिर जाए, तो अब ये नीचे आना शुरू हो गया, तो यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अब इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट वाली सेकंड वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है, बट फर्स्ट कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम की भी बता देता हूँ कि जिस पे ये दोनों लग रहे हों, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस भी इक्वल टू ज़ीरो और सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स भी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। वो कैसे होगा कि अगर ये पंखा एक ही स्पीड से घूमता भी रहे तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, और ये ऊपर ऐसे हैंग भी रहे आराम से, ठीक है। अब इसका वेट तो नीचे एक्ट कर रहा है ना, और इसको बांधा भी हुआ है, अब ये ना नीचे आ रहा है ना ऊपर आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इस कंडीशन के अंदर ये फ़ैन कंप्लीट इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। ये थी एक ही एग्जांपल के साथ मैंने आपको ना तीनों केस एक्सप्लेन कर दिए। होप कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है वो यही मैंने जो अप्लाई किया था, यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। ये देखें, ये जो मैंने अप्लाई किया था सेकंड कंडीशन में, यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट था, ठीक है। लेकिन अब वो उसने चूँकि ऊपर सिर्फ टॉर्क में बात की हुई थी तो इसलिए उसने मुनासिब समझा कि चलें ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बता दें, बल्कि इसने ये देखें लिखा भी हुआ है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज आल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है, विच स्टेट्स दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट टेकन अबाउट द पिवट, ये पिवट है, टेकन अबाउट द पिवट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट टेकन अबाउट द सेम पिवट, ठीक है। दोनों यानी क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों जो हैं वो बराबर हों, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाए थे। यही कहा ना उसने कि ये उसने कहा जी ये सेकंड कंडीशन और विच स्टेट्स दैट, स्टेट कर रहा है, ये याद रखें। अच्छा, अब उसने फिर बता दिया बाय कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो टेकन एज नेगेटिव, जो मैंने अभी लिया भी था आपको दिखाया भी है। अच्छा, अब एग्जांपल करेंगे ना तो आपको ये बात समझ आएगी कि ये कैसे है, और मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा ड्रा करता हूँ, साथ साथ आपको दिखाता हूँ और फिर इसको अप्लाई करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, यानी हम अप्लाई कर रहे हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, ठीक है, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। और फर्स्ट कंडीशन का भी ना एक छोटा सा
न्यूमेरिकल बनाते हैं ताकि आपको ये भी समझ आए अप्लाई कैसे करना है। जो मैं बात कर रहा था ना कि एग्ज़ाम में ये लिखें ताकि आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। अब देखें मैंने ये वाला समझाया ना, तो ये देखें ये आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अभी इसी से, ये जो मैंने अभी आपको समझाया था। देखते हैं, चलिए सबसे पहले है मेरे पास आप देख लें जी, फिगर है मेरे पास एक, वो मैं यहीं पे आपके सामने रख के ड्रॉ करता हूँ ज़रा नीट सी, और देखते हैं कि ये कैसे होगा। दोनों चीज़ें आपको बस नज़र आ रही हों, ये मैं फिर बना के फिर बुक हटा दूंगा और पेज ऊपर कर लूँगा, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास एक, चलो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये वेज है मेरे पास, यहाँ लेता हूँ वेज, ठीक है। ये वेज है और इस वेज के ऊपर ये एक ना मेरे पास रॉड है, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी साथ पहले पढ़ते हैं। लेट अ यूनिफॉर्म मीटर स्टिक, यानी कि 1 मीटर स्टिक है, यानी इसकी जो टोटल लेंथ है वो देख लें कि वो कितनी है जी, 1 मीटर है पूरी की। लेट अ यूनिफॉर्म मीटर स्टिक इज बैलेंस फ्रॉम द सेंटर, और उसको सेंटर से बैलेंस किया है। नाउ इफ वी सस्पेंड वेट ऑफ 4 न्यूटन एट 0.1 मीटर फ्रॉम द पिवट, अगर आप 4 न्यूटन, किधर है 4, ये वाला 4 है, अगर आप वेट लगाते हैं पिवट से कितना दूर, 0.1 मीटर, तो इट एक्सर्ट्स द सेम टॉर्क एज 2 न्यूटन वेट एट द 0.4 मीटर फ्रॉम द फल्क्रम। और अगर आप 2 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और आपने पिवट 4 ले लिया, इसको आप चेंज कर लें, ये गलत लिखा हुआ है, 0.1 नहीं है 0.2 होगा, ठीक है। बल्कि एक मिनट, ये हाँ 0.2 है, लेकिन ये 0.1 लिखा हुआ है, ये इसमें गलती है, ये तरह चेंज कर लें, ये 0.2 है, ठीक है, क्योंकि ये 0.2 दिखाया हुआ है। फ्रॉम द पिवट इट एक्सर्ट्स द सेम टॉर्क एज 2 न्यूटन, 2 न्यूटन ही अप्लाई करेगा ये वेट एट दी 0.4 मीटर फ्रॉम द फल्क्रम। अब उसको फल्क्रम कह रहा है, कभी पिवट कह रहा है, एक ही बात है। यूनिफॉर्म मीटर स्टिक विल बैलेंस ऑन द पिवट अंडर द दीज कंडीशंस एज शोन इन फिगर, ठीक है। अब ये देख लें, ये हमने पढ़ लिया, ये इसकी जो टोटल लेंथ थी ये 1 मीटर थी, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब उसने कहा जी इस पिवट से तकरीबन 0.1 मीटर, 0.2 मीटर, बल्कि 0.2 मीटर दूर एक बैलेंस इन्होंने वेट इन्होंने लटकाया है, जो कि है जी, जिसका वज़न है, वेट है 4 न्यूटन, ठीक है। और दूसरी तरफ इन्होंने, अच्छा इसको ऐसे भी देखें कि दूसरी तरफ इन्होंने ना 2 न्यूटन वेट था, ये ऐसे देखें, दूसरी तरफ आपका वेट कितना था, इसका आधा, ये छोटा बनाता हूँ ताकि समझ आए आपको, ठीक है। तो इसका वेट है मेरे पास 2 न्यूटन, यानी इस वेट को और इस वेट को आप बराबर करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने इस डिस्टेंस को डबल कर दिया, ये चेक करें। फॉर एग्जांपल हमने अगर ये मेजर करना है, ऐसे कर लें, चलें इस न्यूमेरिकल को ऐसे समझते हैं कि इसको मैं कह देता हूँ, ये जो डी है ये D1 है, ये वेट 1 है, वेट 1 था तो ये भी 1 हो गया। चलें इसको 2 कर देते हैं क्योंकि उसने इस साइड को 2 कहा हुआ है, तो ये भी 2 हो गया, ये 1 है। तो हम D1 फाइंड करते हैं ज़रा, ठीक है, उसने तो दोनों दे दिए थे ना, हम फाइंड करते हैं। यानी हमने ये सिचुएशन ये बना ली कि एक बच्चा है या एक ब्लॉक है, वो हमें चैलेंज ये मिला है कि दोनों के वेट डिफरेंट हैं, एक का 4 न्यूटन एक का 2 न्यूटन। तो हम इन दोनों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, एक ही पिवट जो सेंटर के ऊपर मीटर रॉड के ऊपर, सेंटर के ऊपर जो ये रॉड है ये सेंटर्ड प्लेस्ड है, और एक साइड से हमने फिक्स कर लिया 0.2, ये हम डिस्टेंस करते हैं तो हमें देखना ये बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप एक झूला है और दो फ्रेंड्स आपस में खेल रहे हैं, एक थोड़ा सा हैवी है यानी उसका वज़न ज़्यादा है और एक थोड़ा कमज़ोर स्मार्ट्स है, तो फिर वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली खेल सकते हैं, क्योंकि जो मोटा वाला होगा वो तो फिर नीचे की तरफ ही हमेशा उसको दबाए रखेगा उस झूले को, ऐसे वो जो सीसा होता है ना ऐसे वो नीचे की तरफ ही रहेगा, जो बेचारा पतला वाला वो ऊपर ही रहेगा, वो दोनों फिर खेल नहीं सकते ना। तो इस केस में आप कैसे खेलेंगे, बिल्कुल यही केस बनता है। अच्छा अब आपने इसको कैसे करना है, आपने कहना है कि मुझे पता है कि, और ये बैलेंस करना है, उसने कहा है कि इसको आप बैलेंस करें कि ये बैलेंस हो जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू 0, क्योंकि उसने कहा है कि कंडीशन बैलेंस की लेनी है। फिर हम ये जो है ये बॉडी, ये इस बॉडी को ऐसे ही घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ले लेंगे, तो हम कहेंगे जी टॉर्क 2 माइनस टॉर्क 1, यानी ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इक्वल टू 0। अब टॉर्क 2 की वैल्यू पुट कर दें, टॉर्क क्या होता था जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स यहाँ पे वेट के तौर पर ही एक्ट कर रही है 4 न्यूटन, तो फोर्स 4 आ गई, मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस था वो था 0.2 माइनस इस इधर से वेट आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय D1 इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय D1,
और फिर 2 को डिवाइड कर दें, 0.8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू D1। तो D1 आपके पास डिस्टेंस मिल जाएगा 0. कितना, जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.4 मीटर, 0.4 मीटर मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ये देखें, ये था न्यूमेरिकल समझने का अंदाज। ये यानी आपने फिर इस पिवट से, क्योंकि फासला हमने पिवट से लिया हुआ है, तो इसको 0.4 मीटर करेंगे। और ये हमें देखें लॉजिकली भी समझ आ रहा है कि अगर ये वेट 4 है और ये इसका आधा है, 4 और 2, यानी 2 से ये डबल है, 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसका डिस्टेंस 2 है, तो इसका डिस्टेंस डबल करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका वजन कम है उसका डिस्टेंस फिर ज़्यादा करना पड़ेगा मुझे। तो फिर ये तभी होगा 0.4 हो जाए जब ये जो हमें निकला है। ये 0.2 था, इसका डबल कर दिया। दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ द न्यूमेरिकल, कि जब न्यूमेरिकल कर लें तो ज़रा फिर उसको देखें भी। और यही बात उसने कही थी हमें, उसने हमें 0.4 ही रख के बता दिया था, मैंने ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए इसको समझा दिया। अब आप क्या कीजिएगा कि सेम न्यूमेरिकल जो मैं आपको दो दोस्तों की बात कर रहा था ना, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल यही बन गया है, ये जो मैंने अभी सॉल्व किया है। उन्होंने कहा जी एक का वज़न 250 है, एक का 200 है, ठीक है। इसका 0.6 होगा, जिसका वज़न कम है 200, इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। यानी जो मोटा बंदा होगा ना, जिसका वज़न ज़्यादा है, उसको हम पिवट के थोड़ा सा नज़दीक कर देंगे, और जो दूसरा वाला होगा उसको थोड़ा सा एज पे कर देंगे। कैसे? यानी कि एक मोटा बच्चा है, यानी एक ऐसे, और ये एक ना सी सॉ है, इसके ऊपर दोनों ऐसे बिठाना है मैंने। एक बहुत भारी सा बच्चा है, तो मैं भारी वाले बच्चे को ना थोड़ा सा इस पिवट के करीब बिठाऊंगा, इस तरह ऐसे। तो जो हल्का बच्चा है उसको बिल्कुल इधर किनारे पे बिठाऊंगा। उससे क्या होगा कि ये इसका वज़न यहाँ पे ऐसे फोर्स टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, और ये इसको क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसका डिस्टेंस जो है वो इस पिवट से ये हो जाएगा, और इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होने से इसका टॉर्क और इसका टॉर्क बराबर हो जाएंगे, समझ आई? और यही इस केस में भी होगा मेरे पास। ये देखें कि इसका अगर 0.6 था, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो देखें 0.75 निकला। सी 0.6 था, इसका 0.75। क्यों? ये ज़्यादा क्यों निकला? क्योंकि इसका वेट कम था। और अगर आप 250 को 0.6 करते हैं, ये देखें 250 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये टॉर्क कितना दे रहा है? 150। तो इसका मतलब ये 200 था, तो 200 और 0.75 निकला है ना, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो ये देखें ये भी 150। अब दोनों का देखें टॉर्क बराबर हो गया। अब ये दोनों आराम से दोनों फ्रेंड्स झूलते रहेंगे झूला। तो इस तरह भी हम फिज़िक्स की एप्लीकेशन लगा के डेली लाइफ के अंदर फिज़िक्स को एंजॉय कर सकते हैं और एडवांटेज उठा सकते हैं। ये था जी हमारे पास बेसिकली ये न्यूमेरिकल। ये भी आपको समझ आ गया होगा, अब आप करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास जी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये भी एक छोटा सा ही टॉपिक है। इसकी मैं आपको ना चार केस बना दूंगा। बेसिकली दो हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक की फर्दर अंदर दो आ जाती हैं, डायनामिक ट्रांसलेशनल और डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की भी इसी तरह दो आ जाएंगी। स्टैटिक मतलब जब रुका हुआ हो। अब रुका हुआ दो केस में हो सकता है कि उसके ऊपर लगने वाली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर हों या उसके ऊपर लगने वाले टॉर्क्स बराबर हों। ये देखें, अब ये भी नहीं मूव करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो अब ये केस भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम का है, ये याद रखें, ठीक है। और बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की है। समझ आ गई? दोनों स्टैटिक के हैं, लेकिन एक जो है वो लीनियर के ऊपर लग रहा है और एक जो है वो रोटेशनल का है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं इन दोनों की, और फिर उन दोनों के फर्दर जो आगे दो केस हैं वो एक टेबल बना के ना तो इजीली समझ आ जाएगी हमें कि ये किस तरह मैं कह रहा था बात। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, स्टैटिक का मतलब ही होता है जी रुका हुआ, स्टैटिक रुका हुआ। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज एक्टिंग टुगेदर and the several torques acting the body is said to be in static equilibrium, ठीक है। आप देखें इसने भी अंदर दो बातें कर दी ना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब लीनियर फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम में हो, रुका हुआ हो, और एक है जब टॉर्क की वजह से रुका हो। तो इसके अंदर भी दो हैं, ठीक है। तो वो अगर रुके हुए हैं तो उसको कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी डेफिनेशन थी डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो लीनियरली, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, एक ही वेलोसिटी से पंखा घूमे। तो ये डायनामिक की ट्रांसलेशनल हो जाएगी और ये डायनामिक की रोटेशनल हो जाएगी। ये देखें, डायनामिक रोटेशनल ये, और ये अगर मूव कर रहा है
बट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसको कहेंगे डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन, अब दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी इज सेड टू बी इन डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, वर्ड एक ही रखे हैं मैंने, देखें ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इज सेड टू बी इन डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और इसका क्या था, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझेंगे ना तो ये चारों समझ आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि ये चारों का ना एक टेबल बना लेता हूँ, और वो टेबल कैसे होगा वो आप देख लें। हम यूँ करते हैं कि ऊपर लिखते हैं हमारे पास लीनियर, यानी जब फोर्स लग रही हो, लीनियर का मतलब ये है कि जब फोर्स लग रही हो, और ये है जी मेरे पास रोटेशनल, यानी जब टॉर्क लग रहा हो या फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट हो। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ये हमने इसको ऐसे कर दिया। और इधर मेरे पास हो जी स्टैटिक का, और इधर हो मेरे पास डायनामिक का। ठीक है, और ये मैं इसको ऐसे करके टेबल बना के ये बंद कर देता हूँ। अब ये देखिए ये मेरे पास चार बन गए। स्टैटिक जब फोर्स की वजह से स्टैटिक हो जब रोटेशनल की वजह से, तो वो यहाँ आ जाएगा। और ये डायनामिक की दो जो बनी थी, डायनामिक फोर्स की वजह से होगा तो डायनामिक ट्रांसलेशनल, और डायनामिक जब टॉर्क की वजह से होगा तो डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यू सी किस तरह ये डेफिनेशन बनाई है मैंने और कैसे बॉक्स बनाए हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखें। एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर ना इस तरह बुक पड़ी हुई है। अब वेट नीचे एक्ट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है। अब ये याद रखिएगा कि वेट हमेशा नीचे एक्ट करता है, बिल्कुल नीचे, स्ट्रेट डाउन द लाइन, बिल्कुल नीचे। और रिएक्शन फोर्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम में, और बताने लगा हूँ आपको। वो हमेशा रिएक्शन जो सरफेस का जो रिएक्शन फोर्स होगी ना, वो हमेशा 90 डिग्री होगी या परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ठीक है, ये बात थी। अब ये यहाँ नहीं होती, लेकिन ये न्यूमेरिकल में आगे आपके काम आएगी। अच्छा, अब ये दोनों, चूंकि अब ये जो बॉडी है, ये जो मेरी बुक है, ये स्टैटिक है, लेकिन ये फोर्स की वजह से है, तो ये होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और वो ये वाली पहले वाली बात आएगी, सेड टू बी एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्स। दो फोर्सेस थी, डाउनवर्ड और अपवर्ड एट रेस्ट। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम में, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अच्छा, अब रोटेशनल की एग्जांपल क्या होगी कि एक वेज है, और वेज के ऊपर ना आपने इस प्लांक को ऐसे पकड़ के कांस्टेंट कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, ऐसे, और अब ये मूव नहीं कर रहा, ना ऐसे मूव कर रहा है ना ये ऐसे मूव कर रहा है। तो अब भी ये स्टैटिक है, बट अंडर द एक्शन ऑफ, देखे ना टॉर्क है ना, ये इसको इधर घुमा रहा था, ये इसको इधर घुमा रहा है, बट अंडर द एक्शन ऑफ टॉर्क है, तो ये स्टैटिक की दूसरी वाली आ गई, और वो ये बनेगी। एंड सेवरल टॉर्क्स एक्टिंग द बॉडी सेड टू बी इन स्टैटिक। तो अब भी ये स्टैटिक, ये देखें स्टैटिक ही है, बट रोटेशनल की। अब आ रहे थे डायनामिक, ये जो डायनामिक की दो थी ना, डायनामिक ट्रांसलेशनल और डायनामिक रोटेशनल। तो डायनामिक ट्रांसलेशनल ये आ जाएगी, इधर मैं बनाता हूँ एग्जांपल, और डायनामिक रोटेशनल इधर आ जाएगी। और डायनामिक ट्रांसलेशनल ये है कि आपकी पास जो इसने पैराशूट वाली एग्जांपल दी थी, हम भी यही लिख सकते हैं। और एक और भी बना सकते हैं कि एक गाड़ी जो सी है वो एक ही वेलोसिटी के साथ, यानी आ जाए 100 मीटर्स पर सेकंड के साथ, एक ही वेलोसिटी के साथ बस मूव करती रहे, तो ये हो जाएगी डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी ये बॉडी। या एक जो बंदा है इस तरह से, वो पैराशूट के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा हो, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आ रहा हो, एक्सेलरेट ना कर रहा हो, तो ये भी डायनामिक ट्रांसलेशनल की एग्जांपल होगी। अब ये भी देखें फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं, और ये भी इसके ऊपर भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, भी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, अच्छा, अब आ गया जी दूसरा मेरे पास, ये दोनों फर्स्ट कंडीशन की थी एग्जांपल्स, इन दोनों पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये कैसे आएगी ये वाली बॉडी, कि आपका ये जो फैन है ये एक्सेलरेट ना कर रहा हो, एक ही वेलोसिटी के साथ, एक स्पीड आपने उसको रख दिया, पंखा एक ही स्पीड के साथ चल रहा है और वो उसी स्पीड के साथ चलता रहे, तो तब आप इसको कहेंगे डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये थी जी हमारे पास एग्जांपल। या इसके यहाँ पे ये भी बन सकती है कि पंखा रेस्ट पे ही हो, बस ऐसे घूम ही ना रहा हो, इसकी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, डायनामिक
की स्टैटिक वाली, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकती है। ये थी, ये जो मैंने चारों बता दी। और अगर एक बॉडी जो है उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों अप्लाई हो रही हों, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो इस बॉडी को फिर कहेंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी आप याद रखिएगा। और उसको मैं आपको डिक्टेट करवाया, तो ये तो आप यहाँ से उठा लेंगे बुक से, और उसको मैं आपको बता देता हूँ फिर से। व्हेन द बॉडी इज सेड टू बी कंप्लीट इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकंड कंडीशन, ठीक है। यानी जब उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही हो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हमने लॉन्ग में आ सकता है, और उसको कहते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बच्चों को ना स्टेट्स के नाम जब आते हैं ना इक्विलिब्रियम के, तो उन्हें ना टॉपिक का ही नहीं पता चलता एग्ज़ाम में कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम तो बुक में थी ही नहीं, ये याद रखिएगा। तो ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये बेसिकली स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है। ये तीनों हालतें हैं इक्विलिब्रियम की, ये स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम थे ये दोनों, और उससे पहले कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम थे, ये याद रखिएगा। अच्छा, स्टेबिलिटी की भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो भी देख लें। स्टेबिलिटी होती क्या है जी? एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द फोर्स दैट चेंजेस इट्स पोजीशन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है ये देखें। अब इसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैं इसको करता हूँ कि एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब ये पेन पड़ा हुआ, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन में, मैंने इसके ऊपर ये फोर्स लगाई, व्हेन द फोर्स दैट चेंजेस इट्स पोजीशन इज रिमूव्ड, और अगर मैं ये फोर्स हटाता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में देखें वापस चला गया नीचे, यानी वापस चला गया। ये इधर था, ये अगर ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाए तो कहेंगे ये जी स्टेबल है, ठीक है। अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द फोर्स दैट चेंजेस इट्स पोजीशन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी। अच्छा, अब ये जो बातें लिखी हुई हैं इन्होंने, ये मैं आपको फिगर से बना बना के समझाऊंगा, ये आपको ऐसे नहीं समझ आएंगे। बस आप इसकी सिर्फ अगर स्टेबिलिटी की डेफिनेशन आ जाए तो आपको पता हो कि क्या है। बाय द वे, स्टेबिलिटी की अब ये डेफिनेशन हो गई, और अब आ जाए हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक, जो कि है जी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये भी लॉन्ग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी लिख लीजिए, और कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। इसके बाद बस ये करते हैं और फिर हमारी ये वीडियो और ये तमाम के तमाम टॉपिक्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएंगे। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम फर्स्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम होगी, एक तो आपने उसकी डेफिनेशंस उठानी है, मैं आपको बताया था, और कीवर्ड्स बता देता हूँ, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम when slightly tilt and after releasing it returns to its original position। तो कीवर्ड क्या है कि जब आप फोर्स हटाएंगे तो it returns to its original position। वही जो स्टेबिलिटी की डेफिनेशन थी, वही बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की पहली टाइप है, पहली हालत है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, उसी की बात कर रहा है। इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। जब आप फोर्स को हटाएंगे तो अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए तो उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना आए फिर आप उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अगर आप फोर्स हटाते हैं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आता, फिर आप उसको कहेंगे कि वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसकी डेफिनेशन भी देख लें। बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, ठीक है, ये डेफिनेशन है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की भी डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन फिर कॉन्सेप्ट। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट स्टेज इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्प्लेस्ड। यहाँ तक इनकी डेफिनेशंस हो गई। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मैं कॉन्सेप्ट से पहले ना ये तीनों जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताई है ना, ये तीनों इस एक ढक्कन और इसकी मदद से आपको तीनों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये मेरे पास है, ये देखें, मैंने पेन रख दिया आपके पास यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ से, ये अब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये देख लें, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है। अब मैं इसको ज़रा टिल्ट करता हूँ, यहाँ से ऐसे मैंने इसको टिल्ट किया, उठाया, ये देखिए मैंने उठाया, और मैं जब छोड़ता हूँ तो ये वापस चला जाता है। इसका मतलब इस हालत में, यानी इस हालत में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर इसको मैंने ऐसे रख दिया, अब ये है इक्विलिब्रियम में देखें, लेकिन अगर मैं इसको स्लाइटली टिल्ट करता हूँ इधर से ऐसे, ये देखें, और ये गिर जाता है। अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं है, बल्कि ज़्यादा आगे चला गया। ये बात थी। अब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, प्रीवियस मूव से और आगे चला जाए व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, जब आपने थोड़ा सा भी इसको डिस्प्लेस किया। एक बात ये दोनों क्लियर हो गई। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या थी कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ना बॉडी रोल डाउन करती है ऐसे, यानी ये है ना, ये आपने किया, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यानी ये आगे जाके रुक गई, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसमें क्या है, इट स्टेज इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्प्लेस्ड। फॉर एग्जांपल, अब ये इन्होंने ना एग्जांपल से समझाई हुई है, मैंने भी आपको इस पेन के ऊपर ये तीनों लगा के समझाई थी कि कोन को अगर ऐसे करेंगे, टिल्ट करेंगे, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। अगर कोन को इस तरह खड़ा कर देते हैं, जो कि नामुमकिन है वैसे खड़ा करना, लेकिन चलें अगर कर भी दें तो फिर अगर आप इसको ज़रा सा भी टिल्ट करेंगे तो ये गिर जाएगी। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, कोन को ऐसे लटा के ऐसे घुमाएं, रोल करें, तो ये न्यू पोजीशन ले लेगी, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम थी। अच्छा, एक फ़र्क और भी है तीनों में, ठीक है, और ये भी तो हो सकता है ना कि आपको अनस्टेबल और न्यूट्रल अभी समझ ही ना हो, क्योंकि इसमें भी तो न्यू पोजीशन ही ले रहा है ना, सिर्फ इसमें वापस आ रहा है, तो इसमें भी न्यू पोजीशन ले रहा है। इन दोनों में एक फ़र्क है, वो अब मैं बताने लगा। स्टेबल के अंदर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना, वो इस बात के ऊपर बेस कर रहे होंगे जो अभी मैं बताने लगा हूँ। वो ये होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है ना, वो राइज करेगा व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड। फिगर से अभी समझाता हूँ। अनस्टेबल का क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो फॉल करेगा व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड। सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट था ना, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, वो फॉल यानी गिरेगा नीचे की तरफ व्हेन इट इज डिस्प्लेस, यानी जब आप उस बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे। जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, वो ना ही राइज करेगा ना ही फॉल करेगा। इट्स सेंटर ऑफ मास डज नॉट राइज और फॉल बिकॉज देयर इज नो मोमेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो रोल कर रहा है। ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है ना ही इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज करता है। क्योंकि देखें, अगर मैं आपको ये इस पेन को जो मैंने दिखाया था, अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं आपको इस तरफ से, तो ये आपको ऐसे नजर आएगा ना, इसका सेंटर ऑफ मास ही है। तो जब ये रोल करके इधर आ जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी इधर ही है। देखें ना, सेंटर ऑफ मास ना ही इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ, बस उसने नई पोजीशन ले ली। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब वो जो राइज और फॉल करता है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। राइज और फॉल कैसे करता है। न्यूट्रल वाला इधर आ गया मेरे पास, और राइज और फॉल के लिए ना मैं ऐसे एग्जांपल में समझा देता हूँ। अब इधर लिख लेता हूँ जी स्टेबल, इधर लिख देता हूँ अनस्टेबल। अब ये राइज और फॉल, स्टेबल के अंदर क्या करता है, इसका सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है वो क्या करेगा, राइज कीवर्ड ऊपर जाएगा। और अनस्टेबल में सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है वो क्या करेगा, फॉल करेगा, नीचे की तरफ आएगा। अब देखें कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बुक है ऐसे, ये पड़ी हुई थी, ये पड़ी हुई थी बुक, इसको मैंने ऐसे मिलाया और ये मेरे पास आ गया ये पॉइंट। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास था, सीएम था। अब मैं अगर इस बुक को ऐसे डिस्प्लेस करता हूँ हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा। मैं थोड़ा सा ऐसे, ये देखें, ये बनाता हूँ, ओवरलैप करेगी, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बना दिया। अब ये देखें, ये इसका सेंटर ऑफ मास जो देखें, ये राइज कर गया, ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, ये मतलब था इसका। ये जो मैंने टिल्ट किया, अब ये वापस आ रही, जो ही मैं इसको छोड़ूंगा ना, ये वापस आ जाएगा। अब ये वापस क्यों आएगा, क्योंकि ये फिगर थोड़ी सी सही नहीं बनी। फिगर ये वाली ना मैं दोबारा बनाता हूँ कि आपको एटलीस्ट ये समझ तो आए। दोबारा बनाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। अब ये देखें, ये अभी भी ऊपर ही है, इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी ऊपर है। यहाँ से 2 लाइन थी, यहाँ पे 2 लाइन से ऊपर है। ठीक है, ये फिगर आप रहने दें। इसके बाद ये देखें, जब आपने इसको स्लाइटली टिल्ट किया, ये वापस क्यों आएगा, क्योंकि इस केस के अंदर ये याद रखें कि वेट नीचे एक्ट कर रहा था ऐसे, और रिएक्शन फोर्स बिल्कुल सेंटर से ऐसे ऊपर जा रही थी, तो ये दोनों ऐसे थी। लेकिन इस केस के अंदर जो रिएक्शन फोर्स है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये है ना, तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, यानी रिएक्शन फोर्स ये लग रही है इस केस में। ये मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये लग रही है, देखें ये, और जो वेट है वो इसको ऐसे ला रहा है नीचे, ये वेट है और ये रिएक्शन। तो ये इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। देखें ना, एक बॉडी के ऊपर ऐसे पड़ी है, 2 फोर्सेस लग रही हैं, तो ये इसको ऐसे लेके जा रही है और ये वेट इसको ऐसे लेकर आ रहा है, तो ये इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। ये भी एक समझने का अंदाज़ है स्टेबल को।
और दूसरा इसका सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट था वो भी रेज हुआ था इसके अंदर। अब अनस्टेबल के अंदर क्या होता है, मेरे पास बॉडी ना ऑलरेडी समझ लें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा पहले ही ऐसे बना लेता हूँ कि बॉडी को मैंने किसी तरीके से ऐसे ना बैलेंस किया हुआ है, ये है मेरे पास। तो ये मेरे पास पॉइंट है, ये इस स्टेट के अंदर ना, ये यानी सरफेस के ऊपर मैंने किसी तरीके से इसको इस तरह खड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, जो ही इसको मैं छेड़ूंगा ना तो या तो ये इधर गिरेगी, और अगर मैं इस तरफ से डिस्प्लेस करता हूँ तो ये इस तरफ गिरेगी, किसी एक तरफ ये गिरेगी, क्योंकि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगी। अब इस केस में क्या होगा, जो ही मैं इसको छेड़ूंगा, अब इस केस में भी क्या हो रहा है, स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसका वेट ये लग रहा है, ठीक है, और रिएक्शन फोर्स बिल्कुल ऐसे इसके इस सरफेस के 90 डिग्री, मैंने आपको बताया था रिएक्शन फोर्स लगती है, तो ये रिएक्शन फोर्स है। ये बातें समझ आ गई आपको, ये वाली दोनों, ये वेट नीचे, बिल्कुल नीचे, वेट की हमेशा वेट नीचे एक्ट करेगा, बिल्कुल सीधा नीचे, ये याद रखना है आपने। रिएक्शन फोर्स जो है वो अपने सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी, ठीक है। ये अब ये सरफेस था, इसके 90 डिग्री पे रिएक्शन फोर्स लग रही है, वो ये। अब ये दोनों बैलेंस थी इसलिए इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये इसकी जो हालत है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जो ही मैं इसको छेड़ूंगा तो फिर ये गिरेगी, और गिरेगी कैसे कि अगर ये जब गिरेगी तो आप देखें कि फिर अगर ये इस तरफ गिरती है तो ये ऐसे आ जाएगी। तो अब देखें जब मैंने इसको टिल्ट करना है तो इसका सेंटर ऑफ मास देखें कितना नीचे आ गया। अभी ये इसकी हाइट थी और वो ये आ गई, अब ये इसका सेंटर ऑफ मास देखें नीचे आ गया, ठीक है। ये बात याद रखें। और अगर ये हल्का सा भी आप टिल्ट करें ना, अगर एक और फिगर बनाऊं, अगर आप इसको हल्का सा भी टिल्ट करें, इस तरफ टिल्ट कर दें, तो ये जब टिल्ट करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ आएगा, इस पॉइंट से ऐसे नीचे। और वो भी हेल्प आउट करेगा इसको इसी तरह घुमाने में, जिस तरह इस दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ने इसको घुमाया था ना कि वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, इसी तरह ये इसको किसी एक तरफ घुमाएगा, या इधर गिरा देगा या इस तरफ खड़ा कर देगा, इस तरह इस साइड पे, यानी इस तरह खड़ा कर देगा। समझ आ रही है? तो वो दो फोर्सेस वो भी बना के दिखाता हूँ। जब ये हल्का सा टिल्ट करता हूँ, अब ये हो गया, बल्कि आप यही समझ लें, इसके बाद जब मैं इसको इस तरफ गिराता हूँ ना तो समझें ये फिगर बन जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर, और वेट इसको इस तरफ गिराएगा तो ये इस तरफ खड़ा, ऐसे था बिल्कुल, पहले ऐसे था, ये बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा, यानी इस तरह फिर खड़ा हो जाएगा। समझ आ रही है? ये इसको फिर इस तरह घुमाएगा वापस। तो इसके दो अंदाज हैं देखने के, कि एक तो सेंटर ऑफ मास जो सा है स्टेबल के अंदर राइज करेगा, अनस्टेबल के अंदर फॉल करेगा, न्यूट्रल के अंदर जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है वो चूँकि बॉडी गोल होती है तो ना ही राइज करता है ना ही फॉल करता है, बस एक न्यू पोजीशन में चला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये वाली जो फिगर थी, ये वाली, ये याद रखनी है आपने, ये भी याद रखनी है एग्ज़ाम में, और अभी इन न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत हेल्प आउट करेगी हमें कि वो कैसे इक्विलिब्रियम में आ जाता है। एनीवेज, ये तीनों आपने बातें लिखेंगे एग्ज़ाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपने और फिगर्स लाजमी बनानी है, आप चाहे ये वाली फिगर्स बना लें चाहे ये वाली बना लें, ठीक है। अब ये भी देखें स्टेबल किया कि आप इस बॉल को ऐसे लेके जाएंगे वापस आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको पॉड को उल्टा करके इसके ऊपर रखें, ठीक है, तो आप इसको जो ही गिराएंगे तो ये देखें ये नीचे की तरफ आएगा, और इसका सेंटर ऑफ मास भी देखें नीचे आ रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास देखें ऊपर जा रहा है। समझ आ रही है आपको बात? ये भी देखें, इसमें गोल घूम के इधर आ जाता है, इसका सेंटर ऑफ मास ना ही नीचे है ना ही ऊपर के है। समझ आ गई? अब थी स्टेबिलिटी की 3 रिक्वायरमेंट, या समझ लें एन ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव बाय 2 या और 3 कंडीशंस, या आप दोनों को अगर इकट्ठा मिला के देखें तो 3 हो जाएंगी, वैसे 2 हैं कि आप एक बॉडी को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, और इसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये जो अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ, जब आप चूज़ कर रहे हो स्पेशली ग्लास कांच के, या आप कोई वाज ले रहे हो ग्लास का, और वो बड़े यकीन जाने फिज़िक्स की एप्लीकेशन से दूर दूर तक जो है ना वो नहीं जा रहे होते, और वो हल्का सा हाथ लगता है और वो गिर जाते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे से बेस पतली होगी और ऊपर से ऐसे बड़ा सा ऊंचा सा ऐसे करके वो वाज होगा, ठीक है। अब उससे क्या होगा, उसकी बेस ही नहीं है, इसके ऊपर हल्का सा हाथ लगना है, इसने इधर जाना है और क्रैक हो जाना है, टूट जाना है, ठीक है। तो आपने जब चूज़ करना है तो इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए करना है। और आपकी स्टेबिलिटी कैसे इम्प्रूव होगी, या तो आप उसका सेंटर ऑफ मास लोअर करें,
किसी तरीके से लोअर होगा जितना सेंटर ऑफ मास, तो भी वो स्टेबल होगा, या उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ बेस है, वो आप उसका ज़्यादा करें। फॉर एग्जांपल ये दोनों केस अब आपको समझ आ गए, सेंटर ऑफ मास लोअर करें और इंक्रीज एरिया। अब मैं ये दोनों आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। दोनों के केस के अंदर मैं एक एक को फिक्स करूँगा। फॉर एग्जांपल पहले हम लेते हैं कि जिसका बेस एरिया सेम हो, ठीक है। तो मुझे बताएं कि बेस एरिया जिसका सेम हो। अब मैं एक जितने ना ब्लॉक्स ले लेता हूँ, एक ये ले लिया मैंने और एक मैंने ब्लॉक। अब इसका बेस एरिया मैंने सेम लेना पड़ेगा, इतना ही चौड़ा है तकरीबन, ये देख लें। अब मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है जी, ए बॉडी और बी बॉडी, और क्यों स्टेबल है, ये एग्ज़ाम में आएगा। और दूसरा आप क्या करें कि सेंटर ऑफ मास सेम रखें, ठीक है, और बेस एरिया डिफरेंट करें। तो सेंटर ऑफ मास दोनों का सेम कर लेते हैं हम, और बेस एरिया हम किसी का एक का ना कम कर लेते हैं। ये अब दोनों का ये मेरे पास आ गया। अब ये भी मेरे पास ए बॉडी और ये भी बी बॉडी है। अब बताएं इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है और इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है। इन दोनों में से बी स्टेबल है और इसमें से ए स्टेबल है। अच्छा, अब क्यों? जब मैंने कंपैरिजन करना था ना, तो मैंने एक को फिक्स किया, इसमें मैंने ये देखें बेस एरिया सेम रखा, इतना ही बेस एरिया था, इसका भी बेस एरिया इतना था, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास नीचे था। कैसे? जब मैं इसको इधर और इधर मिलाता हूँ तो मेरा सेंटर ऑफ मास निकलता है ये हाइट, ठीक है, ये हाइट है इसकी। जब मैं सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ तो मेरा पास सेंटर ऑफ मास की ये हाइट निकलती है। देखें इसकी हाइट जो सी है ये CM और इसका ये CM, तो इसकी सेंटर ऑफ मास देखें नीचे है ना इसके मुकाबले में, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले में। ये याद रखें, ये रिलेटिव है। यही इसने कहा था कि लोअरिंग द सेंटर ऑफ मास तो आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। दूसरे केस में अब मैंने अगर स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना था तो मुझे ऑब्वियसली फिर सेंटर ऑफ मास जो था वो दोनों का बराबर रखना पड़ा। ये देखें, ये तो दोनों का ये गुजरा है, ये देखें, ये दोनों के ये हैं। अब दोनों की देखें सेंटर ऑफ मासेस जो है वो बिल्कुल सेम है हाइट, और बेस एरिया देखें इसका ज़्यादा है इसका कम है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। समझ आ गई? इफ़ यू इंक्रीज द बेस एरिया विल गेट द स्टेबिलिटी। अब मुझे ये बताएं, इसको ये दोनों के ऊपर अप्लाई करें, इसका बेस एरिया भी थोड़ा सा है और हाइट भी ज़्यादा है इसका, यानी सेंटर ऑफ मास भी ऊपर होगा, तो इसका मतलब इसने तो फिर जाना ही जाना है। इसके ऊपर हल्का सा हाथ लगेगा, इसने गिरना है और साथ ही कचरा कचरा हो जाना, टूट जाना, कांच कांच इसके बिखर जाएंगे। ये एप्लीकेशन है, ये बात थी जो मैंने अभी एक्सप्लेन की। अभी शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिए, MCQ याद रखिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन था कैसे, ये तो फुल फ्लैज आप ये 2 पॉइंट लिख लें, और बोथ ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके डायरेक्ट ये वाले आंसर लिख लें जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट था जी मेरे पास, कहता है कि जो सेल्फ बैलेंसिंग टॉयज़ होते हैं ये अपने आप को कैसे बैलेंस कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन, एक पॉइंट और भी है कि आपको स्टेबिलिटी जो है वो मिलती है जब आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो ऊपर हो और जो उसका सेंटर ऑफ मास है ना, उसका जो पॉइंट है वो नीचे हो पॉइंट ऑफ सपोर्ट से, तो भी आपको ना स्टेबिलिटी मिल जाती है। अच्छा, अब वो कैसे मिलेगी या वो कैसे मिलती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, वो कैसे है वो देखिए ऐसे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि ये जो सर्कस के अंदर कांग परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, वो उन्होंने एक साइकिल सी ऐसे रखी होती है, ठीक है, और वो उसके ऊपर ना ऐसे, यानी अब बंदा जो है ऐसे बैठा होता है उसके ऊपर ऐसे, ठीक है। अब उसने ना ऐसे करके ना एक लंबा सा रॉड पकड़ा होता है। अब ये 3D है और ये 2D पेज है, मैं इस पे ऊपर कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो ये उसने लंबा सा रॉड रखा होता है और इस तरफ भी ना उसने एक बड़ी सी ऐसे दोनों तरफ, यानी उसने ऐसे वेट रखे होते हैं, या हो सकता है इधर उसने कोई और परफॉर्मर बिठाए हो। अब होगा क्या, और वो इसके ऊपर साइकिल चला रहा होता है इस पतली सी रस्सी के ऊपर, और उसने यहाँ पे ये 2 बंदे भी बिठाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना है कि ये तो सेंटर होगा, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क दोनों बराबर होंगे, एक चीज़ तो है ही है। अब ये स्टेप ये क्यों चलता रहता है, क्यों? उसकी वजह एक ही है, क्योंकि इसका जो मेन वेट है ना वो इसके पॉइंट ऑफ सपोर्ट से नीचे। अब इसका पॉइंट ऑफ सपोर्ट ये था, ये क्या था, पॉइंट ऑफ सपोर्ट, और वेट किधर था, इन दोनों का नीचे था। पॉइंट ऑफ सपोर्ट देखें ना अब ऊपर है और वेट नीचे है, तो इसका मतलब ये भी स्टेबल है, ठीक है। इस तरह भी इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, यही एक तो है। अब ये देखें, इसका वेट नीचे है, ये पूरा वेट वजनी वेट इधर है, और इसका पॉइंट ऑफ सपोर्ट देखें ये है, तो ये भी इसको स्टेबिलिटी देगा।
अच्छा, अब ये बात कहाँ लिखी हुई है ये भी मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये लिखा वेरियस टॉयज एंड इक्विपमेंट यूज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू रीगेन देयर बैलेंस आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड। दीज ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन कॉल्ड सेल्फ राइटिंग या सेल्फ बैलेंसिंग टॉयज। दे आर डिजाइंड विद देयर सेंटर ऑफ मास बिलो द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। ये बात लिखी हुई है, ये इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है, या ये हो सेल्फ बैलेंसिंग या ये हूँ। अब इसका पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो है ना वो इधर है, और ये इस यहाँ पे ना इसकी टेल में ये पहले टॉय ये वाला आता होता था, अब तो मैंने मार्केट में नहीं देखा, इसके साथ हमने खेला हुआ है बहरहाल, कि ये एक बड़ी सी ईगल है और ईगल का ये पूरा लाइट वेट होता है। सिर्फ एक ना इसकी टेल के अंदर ना हैवी सा इन्होंने कोई मेटल का कोई डिस्क सी रखी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेट नीचे चला जाता है, ये ऐसे नीचे की तरफ होती है। और ये आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखिएगा इसकी, और इसका पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो है वो इसके ऊपर इधर होता है। अब आप इसको हल्का सा ऐसे मारे भी ना तो ये नीचे जाके ऐसे वापस उसके ऊपर बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब ये घूमता भी रहता है, ये बड़े मज़े का एक फिनोमिना सा लगता है। तो बहरहाल ये देखने वालों के लिए बड़ा अजीब लगता है कि यार ये बैलेंस कैसे हो गया, हालांकि पॉइंट ऑफ सपोर्ट इतना दूर है, वेट उसका नीचे है, इसको तो ऐसे गिर जाना चाहिए, क्योंकि देखें ना जिस तरह ये था इसको भी ऐसे गिर जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं गिरता। इसी तरह ये भी नहीं गिरता, क्योंकि फिज़िक्स और तरीके से चीज़ों को देख रही होती है और वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती है। तो लेमैन को थोड़ा सा वो फैसिनेट करता है, इस वजह से वो खिलौने ज़रा बिकते भी हैं, क्योंकि वो उनके तजस्सुस को जो है ना वो उजागर करते हैं। इसमें भी यही लिखा हुआ है। अब वो कहता है कि सेल्फ बैलेंसिंग टॉयज कैसे काम करते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा दे आर डिजाइंड विद देयर सेंटर ऑफ मास बिलो द पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड हैव अ स्पेसिफिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन दैट हेल्प्स देम टू रिस्टोर देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये पूरा जवाब होगा कि सेल्फ बैलेंसिंग टॉयज कैसे काम करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और जो उसने कहा कि वॉबल या ये वाला वेट आप इसको करेंगे ये कैसे वापस आएगा, इसकी मैं आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला कैसे वापस आएगा, और ये वाला भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये जो एग शेप्ड सेल्फ बैलेंसिंग टॉय है ये कैसे काम करता है, बल्कि इधर ही समझा देता हूँ। ये देखें, अब जब मैंने आपको बताया था कि आप इसको इस तरफ टिल्ट करेंगे तो अब इसका जो सेंटर ऑफ मास था ना वो ये था, इसका भी सेंटर ऑफ मास ये है। लेकिन जब आप इसको एक तरफ टिल्ट करते हैं, ये बिल्कुल इसको और इसको सेम तरह से देखें आप, ये सेम ही है। इसका भी इसी तरह यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे और वेट जो है ना वो इधर लग रहा था, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और रिएक्शन फोर्स इधर थी ऐसे, ये रिएक्शन फोर्स और ये इसका वेट। तो क्या होगा, ये दोनों इसको ऐसे घुमाएंगे ना, ये देखें, तो ये वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। ये और ये फिगर सेम है, ये मैं इसलिए थोड़ा सा यहीं पे समझा देता हूँ। ये आप अपनी बुक के ऊपर भी बना लें। होगा क्या कि ये वेट जब ये टिल्टेड हो चुका है, स्टेबल सीधा होता ना तो ये दोनों, यानी कि अगर सीधा होता तो ये आपको ऐसे नज़र आता, ये था वेट भी बिल्कुल नीचे और रिएक्शन फोर्स भी बिल्कुल ऐसे ऊपर, ठीक है। अगर इसको इस तरफ टिल्ट कर दिया, टिल्ट करेंगे वापस आ जाएगा। होगा कैसे वापस आएगा कि इसका जो अब रिएक्शन फोर्स मैंने आपको बताया था 90 डिग्री लगता है हमेशा। अब जब एक तरफ चला गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका इधर है ना, तो रिएक्शन फोर्स इसका इधर से ऐसे लग रहा है और वेट इस सेंटर ऑफ मास का पॉइंट इधर है। अब ये इसको इस तरफ से ऐसे घुमाएगा, यानी ये फोर्स इसको इधर घुमाएगी और ये वाला इसको इधर घुमाएगा, यानी ये वापस सीधा हो जाएगा। और जब अगर इसको आपने इस तरफ टिल्ट कर दिया है तो अब इसका अगेन जो रिएक्शन फोर्स है वो बिल्कुल ऐसे लगेगी, ये देखें, और वेट इसका नीचे है सेंटर ऑफ मास, तो फिर ये इसको वापस इस तरफ घुमाएगा, यानी इसको इधर घुमाएगा, तो फिर ये सीधा हो जाएगा। ये इस तरह से काम कर रहा है। और यही बात लिखी हुई थी, ये बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है ना, यही बात लिखी हुई है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। ये आप पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन बात यही एक्सप्लेन की हुई है इसके अंदर। और यही मैंने आपको समझाया था स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर, जब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। ये हमारा आज का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं और कमेंट कर दें, मैं तब भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और मज़ीद कॉन्सेप्ट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन, और इसके तमाम जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।